Hello everyone. So today is the second session of the chapter 1 of Indian economic development and that is Indian economy on the eve of independence. तो हम ऑलरेडी ये चीज़ कवर कर चुके हैं कि किस तरह से ब्रिटिश रूल जो है वो इंडिया में ओरिजिन हुआ था बिकॉज ऑफ बैटल ऑफ प्लासी एंड देन बिकॉज ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। एंड हम उनका सोल पर्पस भी समझ चुके हैं कि उन्होंने इंडिया में इन्वेड क्यों किया था। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि ब्रिटिश रूल के आने के बाद कुछ सेक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट हुए थे। तो ऑलरेडी हम एग्रीकल्चर सेक्टर पे अफेक्ट पढ़ चुके हैं कि वो कैसे अफेक्ट हुआ एंड दूसरा हम इंडस्ट्रियल सेक्टर का के बारे में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो भी कैसे अफेक्ट और डिटोरिएट हुआ था। अगर अभी तक आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखे तो मेक श्योर आप एक बार फर्स्ट वीडियो देखो। ओके, सो अब हम कवर करने वाले हैं थर्ड सेक्टर एंड दैट इज द फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या हो गया? देखो, दो नेशंस हैं, एक है इंडिया और एक है ब्रिटेन। ठीक है, अब क्या होगा? ब्रिटेन से सारे के सारे जो गुड्स है वो बनकर इंडिया में आएंगे और इंडिया से जो पैसा है या फिर गोल्ड है वो ब्रिटेन में जाएगा। क्लियर? सो बेसिकली ये हो रहा था इंडिया में, जिसकी वजह से इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है वो अफेक्ट हुआ था। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज ध्यान दो, अगर आपको क्वेश्चन आता है ना स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन और वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, तो ये अगर आपको 3 से 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, तो वहां पर आपको ये पूरा का पूरा फॉरेन ट्रेड को एक्सप्लेन करना होगा कि किस तरह से फॉरेन ट्रेड अफेक्ट हुआ था बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश रूल। ओके, सो बेसिकली देयर आर 3 reasons. First is exporter of India was an exporter of primary product and an importer of finished good. Second, monopoly control of British rule. And third, drain of Indian wealth during the British rule. तो ये मेजरली 3 reasons है जिसकी वजह से इंडिया का जो फॉरेन सेक्टर था वो स्टैग्नेंट हो गया था, वो खराब हो गया था। ठीक है, तो एक एक कर अब हम तीनों सेक्टर्स पढ़ने वाले हैं, तीनों रीजंस पढ़ने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट इज योर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड एन इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड। इसका मतलब क्या है? इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स सच एज रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, sugar, indigo and jute, and an importer of finished consumer goods and capital goods. Finished consumer goods like cotton, silk, woolen clothes and capital goods like light machinery. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंडिया से सारा का सारा रॉ मटेरियल जो है वो बाहर जा रहा है। अब उससे क्या होगा? इंडिया के जितने भी लोग हैं वो लेबरर्स बनते जाएंगे एंड इंडिया की इंडस्ट्रीज में जितना भी रॉ मटेरियल यूज हो सकता था अब वो इंडिया के पास आ ही नहीं पाएगा। तो जो प्रॉफिट इंडिया अर्न कर सकती थी अब वो इंडिया प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएगी। सारा का सारा पैसा, सारा का सारा प्रॉफिट इंडिया से बाहर जाता जा रहा है, बाहर मतलब ब्रिटेन जाता जा रहा है एंड इंडिया की जो पूरी की पूरी मार्केट है ना वो पूरी की पूरी मार्केट ही इनफैक्ट ब्रिटेन जा रही है। ठीक है, और सेकंड रीजन क्या है? दैट इज अ मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। यानी कि ब्रिटिशर्स ने ना एक इंडिया के एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पर एक कंट्रोल लगा दिया था पूरा। ठीक है, इंडिया के एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पर एक ओवरऑल कंट्रोल लगा दिया था, मोनोपोली कंट्रोल लगा दिया था। यानी कि मोर देन हाफ ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। इसका मतलब क्या है कि इंडिया का आधे से ज़्यादा 50% से ज़्यादा जो ट्रेड है इंडिया का वो विद ब्रिटेन ही उन्होंने करवाया। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी कंट्रीज थी लाइक चाइना, श्रीलंका, ईरान, ये सब कुछ कंट्रीज है जिसके साथ इंडिया का ट्रेड था, बट ब्रिटेन के साथ तो बहुत ज़्यादा ट्रेड था। ठीक है, एंड इसके बाद 1869 में स्विस कैनाल के खुलने की वजह से, स्विस कैनाल इज बेसिकली एन आर्टिफिशियल वाटरवे, तो 1869 में स्विस कैनाल के खुलने की वजह से तो इंडिया और ब्रिटेन को एक डायरेक्ट रूट मिल गया था एंड जिसकी वजह से इंडिया और ब्रिटेन के बीच में जो सी रूट था ना, जो शिप का रूट था, वो और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ गई थी। ठीक है, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीबडी। ठीक है, अच्छा एक इसका और समझ लो कि किस तरह से ये स्विस कैनाल हो रहा है। देखो, आपको सबको ये एक डायग्राम, एक फोटो दिख रही है, एक पिक्चर दिख रही है। तो यहाँ पर स्विस कैनाल से क्या हो रहा है? देखो, पहले यहाँ पर ब्रिटेन है, पहले जो भी ट्रेड होता था, जो भी पहले ट्रेड होता था वो इधर इधर बाहर की तरफ यानी कि अफ्रीका के थ्रू हो रहा था इंडिया में ट्रेड। क्लियर? बट यहाँ पर अक्रॉस द इधर मेडिटेरेनियन सी है, अक्रॉस द मेडिटेरियन सी यहाँ पर स्विस कैनाल ओपन हुआ एंड उसके बाद ब्रिटेन एंड इंडिया को एक डायरेक्ट रूट मिल गया था जिसकी वजह से टाइम, पैसा,
सब कुछ बच गया था ब्रिटेन का, ठीक है। इसकी स्विस कनाल के खुलने की वजह से कम 5100 माइल्स अप्रॉक्सीमेटली जो डिस्टेंस है ना ब्रिटेन एंड इंडिया का, वो रिड्यूस हो गया था। अब अगर डिस्टेंस रिड्यूस होगा तो उनको डायरेक्ट रूट जो मिल रहा है, अब उनकी जो फ्रीक्वेंसी है शिप्स की वो बढ़ जाएगी, करेक्ट, ठीक है। तो एक बार इसी को पढ़ लेते हैं दोबारा से। देखो स्विस कैनाल क्या होता है, स्विस कैनाल इज बेसिकली एन आर्टिफिशियल वाटरवे running through north to south across the isthmus of Suez Canal in the northeastern Egypt, ठीक है। और स्विस कैनाल से क्या हुआ था, स्विस कैनाल reduced the distance between Britain and India by some 5100 mile as no ships needed to ट्रैवल अराउंड साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका से ट्रैवल करने की कोई जरूरत नहीं थी, अब डायरेक्ट आपका यूके यानी कि अब डायरेक्ट आपका ब्रिटेन से इंडिया में डायरेक्ट ही पूरा रूट मिल जाएगा, ठीक है। अब इनके बेनिफिट्स क्या हुआ है, सबसे पहला तो देयर इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड मेड एक्सेस टू द इंडियन मार्केट्स इजियर, ठीक है। एंड इसके अलावा उन्हें एक डायरेक्ट रूट मिला था शिप्स को बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन एंड दे वाज अवॉइडेड द नीड टू सेल थ्रू Africa. Strategically and economically, it was one of the most important waterways in the world. Clear? Okay. So I hope दोनों आपको reasons clear हैं for the stagnation of the foreign sector. First हमने करा that was the exporter of primary products and the importer of finished good. और second हमने करा monopoly control of the British rule. Okay. And third we have ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल का मतलब क्या हुआ कि इंडिया से जो सारा पैसा था, इंडिया से देखो रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। अब एक्सपोर्ट के बदले उनको इंडिया को पैसा तो मिलेगा, सो इंडिया में एक्सपोर्ट सरप्लस की सिचुएशन आ गई थी और इंडिया के पास पैसा भी बहुत आ गया था। बट अगेन ये पैसा इंडिया के डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो ही नहीं रहा था। अगेन ये पैसा सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स अपने ही फायदे के लिए यूज़ कर रहे थे, ठीक है। So the most important characteristics of India's foreign trade through the colonial period was generation of a large export surplus due to excess exports. So but this surplus came at a huge cost. ये हमें काफी महंगा पड़ा। क्यों महंगा पड़ा? बिकॉज एक्सपोर्ट सरप्लस जो भी हो रहा था उसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर तो इंडिया में आ ही नहीं रहा था, और जितना भी एक्सपोर्ट सरप्लस का जितना भी पैसा था वो यूज हो रहा था ब्रिटिशर्स के खुद के ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। तो ये आपका अलग से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स इस एक्सपोर्ट सरप्लस को कहाँ कहाँ यूज कर रहे थे वो देख लेते हैं। ओके सबसे पहले उनको जो अपना ऑफिस सेटअप करना था उसमें जो भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं सबसे पहले उनको वो पैसा वहां पर चाहिए। दूसरा जो भी वॉर लड़नी है ब्रिटिशर्स को उसका जो खर्चा आ रहा है वो पैसा वो वहां पर यूज करेंगे। इसके अलावा अगर उन्हें कोई इंपोर्ट करना है इनविजिबल आइटम को तो फिर वो पैसा अगेन वहां पर वो यूज करेंगे। तो बेसिकली इंडिया का एक्सपोर्ट सरप्लस बहुत ज़्यादा हो रहा है बट स्टिल इंडिया में पैसा तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है। सो आई होप फॉरेन सेक्टर क्लियर है सभी को। फॉरेन सेक्टर के हमने 3 रीजंस करे। फर्स्ट इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड एन इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड, एंड सेकंड हमने करा मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल, एंड थर्ड हमने करा दैट इज ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ओके now we are coming on to the fourth sector and that is the demographic condition. demographic condition का मतलब क्या होता है कि इंडिया की जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन है उस पूरी की पूरी पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर क्या है, अब हमें वो चीज़ यहाँ पर करनी है। ओके तो सबसे पहले करते हैं कि इंडिया में जो फर्स्ट सेंसस कंडक्ट हुआ था, नॉट द ऑफिशियल सेंसस बट जो फर्स्ट सेंसस कंडक्ट हुआ था वो कंडक्ट हुआ था इन द ईयर 1872 अंडर लॉर्ड मेयो, ठीक है। सो लॉर्ड मेयो के अंडर फर्स्ट सेंसस कंडक्ट हुआ था इन 1872 और उसके बाद फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस जो कंडक्ट हुआ था वो कंडक्ट हुआ था इन द ईयर 1881। तो अगेन एन एमसीक्यू क्वेश्चन बन गया आपका। एंड सेंसस जो होता है वो हर 10 साल में कंडक्ट होता है, ये आप सभी को पता है ऑलरेडी। ओके इसके बाद एक और टर्म आ जाती है दैट इज 1921। 1921 इज नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ठीक है। अब 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों कहते हैं उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों कहते हैं अब हम वो एक बार पढ़ने वाले। ओके ऑलराइट आपको ये डायग्राम दिख रहा है सभी को, ठीक है। अब एक बार अच्छे से समझना कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों कहते हैं 1921 को, ठीक है।
इनिशियली क्या हो रहा है, स्टेज 1 में, पूरा इंडिया का डायग्राम में बनाया है, स्टेज 1 में देयर इज हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, यानी कि बर्थ रेट को कंट्रोल करने के लिए भी कोई मेजर नहीं है और इनफैक्ट डेथ रेट को भी कंट्रोल करने के लिए कोई मेजर नहीं है, तो दोनों ही बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल हो गई, ठीक है। उसके बाद डेथ रेट हमारा डिक्लाइन करने लग गया। डिक्लाइन क्यों करा? बिकॉज मे बी लोगों की लिविंग कंडीशन बेटर हुई है, हाइजीन इंप्रूव हुआ है, लोगों में अवेयरनेस और ज़्यादा आई है, हेल्थ इंप्रूव हुई है, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ भी इंप्रूव हुई हो, तो इन सब रीजंस की वजह से जो डेथ रेट है ना वो डिक्लाइन करा। बट अभी भी बर्थ रेट को कंट्रोल करने वाले मेजर्स में बिल्कुल भी चेंज नहीं आया, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि बर्थ रेट और डेथ रेट का जो गैप है वो बढ़ता चला गया, ठीक है। इसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। So at this particular point of time, बर्थ रेट और डेथ रेट का जो गैप है वो सबसे ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ती गई, और इसके बाद तो पॉपुलेशन में कंसिस्टेंट राइज ही देखना पड़ा हमें। Therefore, this particular portion is known as the year of Great Divide। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1921, इसीलिए 1921 को बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ठीक है। उसके बाद इनफैक्ट उसके बाद बर्थ रेट फॉल हुआ और डेथ रेट स्टेबल हो गया था, बट स्टिल पॉपुलेशन जो थी वो बढ़ती ही चली गई, ठीक है। एंड स्टेज 3 पर पॉपुलेशन एक पॉइंट के बाद आकर स्टेबल हो गई, बट इंडिया अभी स्टेज 3 में पहुंचा नहीं है, इंडिया अभी भी इधर ही है, ठीक है। अब एक बार रीड कर लेते हैं कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों कहते हैं 1921 को। तो अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे ना 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया को 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों बोला जाता है, ठीक है। सो बिफोर 1921 से पहले इंडिया वाज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इस वजह इधर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत ज्यादा हाई थे, ठीक है। Birth rate fluctuated from year to year, and as a consequence, the size of population remained almost stationary. Clear? Size of population काफी stationary था. Now, with the beginning of the decline in the death rate, जैसे death rate आपका decline हुआ, population entered into the second stage of transition, and second stage of transition began after 1921. तो second stage आपका 1921 के बाद start हुआ. Okay, and 1921 onwards, India's population never declined. कभी इंडिया की population decline नहीं हुई, हम सिर्फ बढ़ी, ठीक है। Recorded a consistent rise. Due to this reason, 1921 is known as the year of Great Divide. ठीक है? I hope this is clear to everybody. Clear? Okay, ये important question है. Okay, ये वही है जो भी मैंने पीछे आपके साथ cover करा. अब हम पढ़ लेते हैं कि इंडिया की डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हमें एक एक कर कवर करने हैं। सबसे पहले इंडिया में देयर वाज हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, यानी कि बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा था और डेथ रेट भी ज़्यादा था। बर्थ रेट का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन born per 1000 in a year, and death rate क्या है? death rate refers to the number of people dying per 1000 in a year, ठीक है। बर्थ रेट का मतलब होता है एक साल में पर 1000 कितने बच्चे पैदा हुए हैं, और डेथ रेट का मतलब होता है एक साल में पर 1000 कितने लोगों की डेथ हुई है। तो बर्थ रेट वाज 48 per 1000 एंड डेथ रेट वाज 40 per 1000 रिस्पेक्टिवली। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, यानी कि लिटरेसी रेट जो था वो भी इंडिया का बहुत ही कम था। लिटरेसी रेट रेफर्स टू टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन्स एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, यानी कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि लिटरेट है, यानी कि कितने ऐसे लोग हैं हु कैन रीड एंड राइट, ठीक है। दैट इज नोन एज द लिटरेसी रेट। ओके, सो द ओवरऑल लिटरेसी रेट वाज लेस than 16% and female literacy rate was very low, that was just 7%, ठीक है। so this is also a very bad situation of Indian economy. now third we have पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़, यानी कि जो इंडिया की जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ थी, लोगों के लिए जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी गई थी वो बहुत ही इनएडिक्वेट थी, जिसकी वजह से देयर वाज वाटर एंड एयरबॉर्न डिसीजेस। क्लियर है? ओके, नाउ फोर्थ वी हैव हाई ऑनफोर्ड मोर्टालिटी रेट। ऑनफोर्ड मोर्टालिटी रेट का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ ऑनफोर्ड्स dying before reaching 1 year of age per 1000 live births in a year.
इसका मतलब क्या है कि जितने एक साल के अंदर 1000 में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको एक साल से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है, दैट इज नोन एज द ऑनफंट मोर्टालिटी रेट। ठीक है, ऑनफंट मोर्टालिटी रेट उस समय कितना था, 218 पर थाउजेंड, एज कंपेयर टू 33 per thousand in 2017, 32 per thousand in 2018 and 27 per thousand in 2022। तो इस पोर्शन आज के टाइम से अगर हम कंपेयर करें पहले, तो ऑनफॉर्म मोर्टालिटी रेट वाज वेरी वेरी हाई। ओके, नाउ फिफ्थ वी हैव लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव। इसका मतलब कि कितने साल तक कोई भी पर्सन जी सकता है, कितने साल तक कोई भी पर्सन इज अलाइव। ठीक है, दैट इज नोन एज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ओके, सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ही कम था, यानी कि एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स एक पर्सन अगर अलाइव है वो है 44 ईयर्स, ओनली 44 ईयर्स। और प्रेजेंट क्या है, दैट इज 69 ईयर्स। आज 69 ईयर्स, पहले सिर्फ 44 ईयर, विच वाज वेरी एक्सट्रीमली लो, राइट। ओके, नेक्स्ट वी हैव दी वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी का मतलब क्या होगा कि जो इंडिया में पॉवर्टी थी वो भी बहुत ज़्यादा थी, देयर वर मेनी मेनी पुअर पीपल इन आवर कंट्री। ठीक है, तो आई होप डेमोग्राफिक कंडीशन भी सभी को क्लियर हो गई है, जो अभी हमने अभी हमने पढ़ी है डेमोग्राफिक कंडीशन, सारा क्लियर हो गया आप सभी को। देयर डेमोग्राफिक कंडीशन, सबसे पहले हमने सेंसस के बारे में पढ़ा, देन हमने पढ़ा कि 1921 को हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों कहते हैं, एंड ये कुछ रीजंस है ऑफ द डेमोग्राफिक कंडीशन। ओके, and now we are coming on to the fifth sector, that is the occupational structure। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, इंडिया में जितने भी लोग हैं वो किस सेक्टर में, कितने लोग किस सेक्टर में एम्प्लॉयड है, दैट इज नोन एज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। कौन कौन लोग कौन कौन सा काम कर रहे हैं। ठीक है, सो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन्स अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स, यानी कि लोग कौन कौन से इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, कौन कौन से सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, उसको कहते हैं हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब इंडिया का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर भी अफेक्ट हो गया था, अब वो कैसे हुआ था वो अब हमें पढ़ना है। ओके, सो देयर वर मेजरली टू रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ओके, सो फर्स्ट इज द प्रीडोमिनेंस ऑफ द प्राइमरी ऑक्यूपेशन। प्राइमरी ऑक्यूपेशन मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसका लार्जेस्ट वर्कफोर्स हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही एम्प्लॉयड थी। इसको आपको याद करना है, 70 to 75% पीपल जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे एम्प्लॉयड थे, एंड सिर्फ लोग जो थे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉयड थे, एंड 15 to 20% लोग जो थे वो सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयड थे। क्लियर है ये बात। ओके, सेकेंड इज द रीजनल वेरिएशन। रीजनल वेरिएशन का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह का ऑक्यूपेशन फॉलो किया जा रहा था। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ मद्रास, यानी कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका एंड बॉम्बे एंड बंगाल में जो डोमिनेंस देखा गया था वो देखा गया था इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। क्लियर। एंड इन स्टेट्स लाइक उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब, इसको आप आरओपी से याद कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देयर वाज एन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्कफोर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। क्लियर। ओके, नाउ आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडिया का ऑक्यूपेशनल सेक्टर भी किस तरह से अफेक्ट हुआ। तो देयर वर टू रीजंस, प्रीडोमिनेंस ऑफ द प्राइमरी ऑक्यूपेशन एंड सेकेंडली रीजनल वेरिएशन। क्लियर एवरीवन? ग्रेट। ओके, नाउ सिक्स्थ सेक्टर जो अफेक्ट हुआ दैट वाज द इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, हम आसपास जो भी देख रहे हैं ना वो सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, लाइक रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस देख रहे हैं हम, वाटरवेज देख रहे हैं, स्कूल्स, ऑफिसेज, बिल्डिंग्स देख रहे हैं हम, रेस्टोरेंट्स देख रहे हैं, हॉस्पिटल देख रहे हैं, तो सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, सो इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू द all such activities, services and facilities which are needed to provide different kinds of services in an economy। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, ये दो टाइप का होता है। एक होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है, और दूसरा होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि लोगों की भलाई के लिए होता है, लोगों की वेलफेयर के लिए होता है।
इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? देयर कम्स ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एनर्जी, बैंकिंग। एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? हेल्थ, एजुकेशन एंड हाउसिंग एक्सेट्रा। क्लियर? ओके। सो अब हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश रूल बहुत सारी जगहें थी जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डिट्योरेट हुआ था। ठीक है, सो हम वो एक एक कर कर पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो सेक्टर हमारा अफेक्ट हुआ था दैट वाज द रोड्स। ठीक है, रोड्स कैसे? जो भी हमारी रोड्स कंस्ट्रक्ट हुई थी ना ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ठीक है, प्रायर टू द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल, दैट वर नॉट फिट फॉर द मॉडर्न ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और जो भी रोड्स बिल्ड हुई after the British rule, they were majorly built for the use of the Britishers only. वो ब्रिटिशर्स के खुद के फायदे के लिए यूज किया गया। लाइक ब्रिटिशर ने उनको यूज करा फॉर मोबिलाइजिंग देयर आर्मी विद इन द कंट्री एंड टू ड्राइंग आउट द रॉ मटेरियल्स। अब रोड्स उनको चाहिए, अब उनको रोड्स की जरूरत है कि वो इंडिया के छोटे छोटे पार्ट से भी रॉ मटेरियल्स को निकाल कर बाहर एक्सपोर्ट कर सकें। ठीक है, ठीक है, बाहर एक्सपोर्ट कर सके। इसके अलावा देर वॉज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड्स, यानी कि हर एक मौसम में जो रोड्स यूज होते थे, लाइक मानसून आ गया तो वहां पर हम रोड नहीं यूज कर पाएंगे, तो ऑल वेदर रोड्स होते ही नहीं इंडिया में। ठीक है, इसके अलावा पीपल को, लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा एट द टाइम ऑफ नेचुरल कैलामिटीज एंड फेमाइट्स। ठीक है, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पोर्शन, ये आपका अलग से 3 to 4 मार्क का पूछा जा सकता है कि किस तरह से रोडवेज जो इंट्रोड्यूस हुआ था, जो कि एस्टैब्लिश हुआ था इंडिया में, वो ब्रिटिशर्स के कैसे काम आ रहा था और इंडिया के काम नहीं आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट जो मेजर कंट्रीब्यूशन है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है ऑफ द ब्रिटिशर्स, दैट वाज द रेलवेज की एस्टैब्लिशमेंट। बट अगेन रेलवेज जो इंट्रोड्यूस हुई थी वो इंट्रोड्यूस हुई थी इन द ईयर 1850। ठीक है, 1850 मतलब बेसिकली अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो 16 अप्रैल 1853 पर एक 34 किलोमीटर की एक रेलवे इंट्रोड्यूस करी गई थी बिटवीन, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन है ये, बिटवीन बॉम्बे टू थाने। बॉम्बे टू थाने के बीच में एक फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन बनाई थी ब्रिटिशर ने, और ब्रिटिशर्स का ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इंडिया के लिए। ठीक है, अब रेलवेज ने इंडिया को 3 इंपॉर्टेंट वे से मतलब बेनिफिट करा। बेनिफिट कैसे करा इंडिया को वो देख लेते हैं। सबसे पहले इट हेल्प पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल। अगर लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएंगे तो वहां पर जियोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर तोड़ा जाएगा एंड इससे नेशनल इंटीग्रेशन भी होगी। क्लियर? इसके अलावा इट फॉस्टर्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, यानी कि जो कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर हमें पढ़ा था ना, जहाँ पर हम फूड क्रॉप से कैश क्रॉप में कन्वर्ट करे थे, तो वहाँ पर फूड क्रॉप से कैश क्रॉप में कन्वर्ट करेंगे और जो कैश क्रॉप है वो और ज़्यादा एक्सपोर्ट हो पाएगी टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वो और ज़्यादा ट्रांसपोर्ट हो पाएगी, जिसकी वजह से इंडिया खुद ही अपना सेल्फ सफिशिएंसी खो देगी आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर? ओके, इसके अलावा रेलवेज ऑल्सो हेल्प पीपल टू गेट जॉब्स। क्लियर? ऑल्दो रेलवेज के इंट्रोडक्शन के काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं, बट ये सारे के सारे जो कंस्ट्रक्शन है, सारे के जो एडवांटेजेस हैं वो ब्रिटिशर्स को ज़्यादा मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू द इंडियंस। क्लियर? अब इम्पोर्टेंस के साथ साथ कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से रेलवेज की वजह से हमें एक ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस भी हुए थे। और वो लॉसेस क्या थे? फर्स्टली ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो इंडिया से रॉ मटेरियल्स कलेक्ट करते थे और बाहर वो एक्सपोर्ट करने लग गए। ठीक है, कलेक्ट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंटीरियर पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड सेल फिनिश गुड्स इवन इन द रिमोट एरियाज। क्लियर? तो दिस रिजल्टेड इन द line of the Indian handicraft industry. Clear? Also it promoted the commercial farming, जिसकी वजह से already villagers lost their self sufficiency. Also they moved their army quickly and suppressed the national movements. यानी कि जब भी कोई नेशनल इमरजेंसी या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है अगर नेशन में, तो वहाँ पर इंडियंस को ट्रैवल नहीं करने दिया जाता, वहाँ पर वो खुद की आर्मी को और वो खुद ही ट्रैवल करते हैं। ठीक है, सो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से ऑल्दो रेलवेज की कुछ इंपॉर्टेंस भी है, इसके अलावा रेलवेज के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है इंडिया को। क्लियर है? आई होप ये दोनों चीज़ें क्लियर है ना, रोड एंड रेलवेज किस तरह से इधर ब्रिटिश रूल में आया था।
Clear? Now next we have air and water transport. So along with the development of road and railways, colonial government ने भी measure लिए to develop the water and air transport. ठीक है? But since ये जो हमारे sectors develop हुए ये इतने ज़्यादा satisfactory again नहीं थे. ठीक है? So 1932 ये आपको याद करना है year 1932 में JRD टाटा who was known as the pioneer यानी कि जिसने फर्स्ट टाइम इंडियन एविएशन को स्टार्ट करा तो उन्होंने स्टार्ट करा इन द ईयर 1932. क्लियर है? ओके सो ये सब हमारा था अबाउट एयरवेज. नाउ कमिंग ऑन टू द वाटरवेज. सो वाटरवेज एट टाइम थोड़ा अनइकोनॉमिकल था. अनइकोनॉमिकल क्यों था? बिकॉज ऑल्दो उन्होंने एक इनलैंड वाटरवे बना तो दिया था बट अगेन वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव था कि वो ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाए थे हम उसके. ठीक है? Okay, so in case of the Coast Canal and Odisha, although the canal was built at a huge cost to the government exchequer, but it failed to compete with the railways, which soon transferred the region ruling between and had to be ultimately abandoned. Although ये एक अच्छा contribution था, but railways के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाया and uneconomical होने की वजह से एक point of time के बाद ये बंद हो गया. ठीक है, एक बार ये दोनों इमेजेस देख लो. यहाँ पर हमने 1932 में JRD टाटा नोन एज द पायनियर ऑफ इंडियन एविएशन. इसके अलावा ये जो टाटा एयरलाइन उन्होंने स्टैब्लिश कर टाटा एंड सन्स अगेन इन वही है इन 1932. क्लियर? ओके. नाउ नेक्स्ट इज योर कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन यानी कि उस समय पोस्ट एंड टेलीग्राफ थे which were the most popular means of communication, right? So by the introduction of the expensive system of electric telegraph in India, उनका जो major purpose था that was to help to maintain the law and order. Clear? So जो postal services थे on the other hand, despite serving useful public purpose, remained inadequate. तो पोस्टल सर्विस इतनी अच्छी नहीं थी बट दीज वर इंट्रोड्यूस टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. ठीक है? इसके अलावा आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि इंडिया का जो फर्स्ट पोस्टल स्टैम्प बना था वो बना था इन द ईयर 1852 एंड इट वाज इन अ सर्कुलर शेप. क्लियर है ये बात? ओके. तो आई होप इंफ्रास्ट्रक्चर क्लियर हो गया सबको. यहाँ पर हमने 4 जगहों पर पढ़ा है: रोड्स, रेलवेज, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट एंड लास्ट कम्युनिकेशन. क्लियर एवरीबॉडी? ओके. नेक्स्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द रीजंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं बट एक बार दोबारा ही हमें देखना है. ठीक है? तो एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है 3 से 4 नंबर का दैट व्हाट वर द रीजंस फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. तो वहां पर आपको एग्जैक्टली यही सारा पोर्शन लिखना है. ठीक है? तो सबसे पहले roads were built for mobilizing the army within India and for drawing out the raw materials from the countryside to the nearest railway station and to the port and to send them to England and other lucrative foreign destination. Second जो सबसे important था that was railways. अब railways में क्या है? It was an effective control and administration over the vast Indian industry. It helped to earn profits and make profitable investment. So basically railway जो था वो Britishers का एक profitable investment ही था. Clear? Okay. And the third we have जो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ था वो इंट्रोड्यूस हुआ था बट इट वाज इंट्रोड्यूस एट अ ह्यूज कॉस्ट बट इट हेल्प टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. ठीक है? तो ये तीनों आपको लिखने हैं व्हेन एवर द क्वेश्चंस कम लाइक रीजंस फॉर इंडियन इकोनॉमिक रीजंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. क्लियर? नाउ कमिंग ऑन टू कंक्लूजन. ये बस सिंपल आपका पूरा का पूरा समरी है कि क्या क्या हमने पढ़ा है इस चैप्टर में. एंड देन ब्रिटिश रूल सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया. ये अगेन एक सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. इट कुड बी ऑफ 3 to 4 और इवन 6 मार्क. ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने इंडिया को सिस्टमैटिकली एक्सप्लॉइट करा. तो यहाँ पर अगेन आपको पूरे के पूरे चैप्टर की समरी ही लिखनी है बेसिकली. ठीक है? पूरे के पूरे चैप्टर को आपको यहाँ पर समराइज करते हुए ही लिखना है. ठीक है? आप एक बार ये रीड कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे एक बार आप रीड कर लो और आप इसको लिख सकते हो फिर अपने वर्ड्स में. ओके. नाउ नेक्स्ट जो हमें करना है दैट इज द पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिश रूल. ब्रिटिशर्स के कुछ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन थे, अब हम वो करने वाले हैं. ब्रिटिशर्स के पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन. अच्छा, अब इसको याद करने के लिए हम एक्रोनिम बना लेंगे. इनका फर्स्ट वर्ड ले लो, आपको इजीली याद हो जाएगा. दैट इज CB. ठीक है? CBSE एंड साथ में एक G अलग से लिख दो.
CBSE एंड साथ में G। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, आपको पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी याद रखने हैं। अगेन ये आपका 3 to 4 मार्क का ना क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि ये बताओ कि ब्रिटिशर्स के पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या क्या थे। सबसे पहले ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर, although agriculture productivity was very low during the British rule, but in absolute term there was in agriculture sector. Clear? Second क्या है, better means of transportation, so that there was development of road and railways जो कि काफी cheap और rapid means of transportation था. Clear? And next is check on famines. So roads and railways also help to check on famines because जहाँ भी food shortage होगा वहाँ पे roads and railways help करेंगे to transport a particular good. Clear? नेक्स्ट वी हैव शिफ्ट टू द मॉनेटरी इकोनॉमी, यानी कि यहाँ पर हम बार्टर सिस्टम से मॉनेटरी सिस्टम पर चेंज कर पाए थे जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स। एंड फिफ्थ वी हैव इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप, यानी कि देयर वाज एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप सिस्टम which helped the Indian economy. Clear? So there are 5 reasons, 5 important contribution of the British rule. तो ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है, आपको इसको भी याद करना है अच्छे से। ओके, नाउ दैट्स इट विद द चैप्टर। बस एक कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको अपने एग्जाम्स के लिए ध्यान रखनी है फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, सो इंपॉर्टेंट डेट्स विच आर रेलिवेंट टू दिस चैप्टर। ओके, मेक श्योर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड ये सारी की सारी डेट्स आप याद कर लो। ओके, थैंक यू सो मच।